आज हमारे सामने अंग्रेजी के कुछ ए अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों की एक सूची है। हम्म। और सच कहूं तो पहली नजर में ये मुझे वोकैबुलरी लिस्ट जैसी लगी। हाँ हाँ, लगती है। कुछ शब्द जाने पहचाने, कुछ थोड़े अजीब। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या ये सिर्फ रटने के लिए होती हैं या इनमें कोई छिपा हुआ पैटर्न, कोई कहानी भी हो सकती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो शुरुआत करते हैं उन शब्दों से जो सीधे सीधे हमारे अंदर की दुनिया से, हमारी भावनाओं और पर्सनैलिटी से जुड़े हैं। ठीक है। लिस्ट में पहला शब्द है एम्बिवेलेंट। इसका मतलब दिया गया है किसी चीज के लिए मन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की भावनाएं एक साथ होना। हम्म। जैसे कोई नई नौकरी का ऑफर आए, तो अच्छी सैलरी को लेकर खुशी भी हो और घर से दूर जाने का दुख भी। ये तो बहुत आम एहसास है। हाँ, ये बहुत ही मानवीय एहसास है। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है लिस्ट में, एम्बीवर्ट। एम्बिवर्ट, हाँ। अब यहाँ एक पैटर्न दिखना शुरू होता है। एम्बीवैलेंट और एम्बीवर्ट दोनों एम्बी से शुरू होते हैं। अच्छा। ये लैटिन भाषा का एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है दोनों या दोनों तरफ। अरे वाह। तो एम्बीवैलेंट हुआ दोनों तरफ की भावनाएं, और एम्बीवर्ट वो इंसान हुआ जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण हों। जो थोड़ा शर्मीला भी हो और थोड़ा खुला हुआ भी। हाँ, वो पार्टियों में भी जा सकता है और अकेले रहकर किताब भी पढ़ सकता है। ज्यादातर लोग असल में एम्बीवर्ट ही होते हैं। ये एम्बी वाली बात तो बहुत दिलचस्प है। एक छोटे से लिंग्विस्टिक क्लू से दोनों शब्दों का गहरा मतलब खुल गया। बिल्कुल। अगला शब्द है अमीनेबल, मतलब आज्ञाकारी या विनम्र। वो इंसान जो सुझावों को आसानी से मान ले। हाँ, और इसी के साथ एक और शब्द है एमिकेबल, यानी मैत्रीपूर्ण। अच्छा, अमीनेबल और एमिकेबल सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बड़ा बारीक फर्क है। एक अमीनेबल इंसान आपकी बात मान लेगा, शायद इसलिए कि उसे बहस करना पसंद नहीं। ठीक है। लेकिन एक एमिकेबल इंसान दोस्ती और गर्मजोशी के साथ चीजों को सुलझाएगा। उसका इरादा शांति बनाए रखना होता है। तो क्या ये कह सकते हैं कि एक अमीनेबल इंसान का एमिकेबल होना जरूरी नहीं है? मतलब कोई आपकी बात मान तो सकता है पर शायद खुशी से नहीं। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। अमीनेबल होना एक तरह से पैसिव एक्सेप्टेंस है, जबकि एमिकेबल होना एक्टिव फ्रेंडलीनेस है। जैसे दो देशों के बीच कोई विवाद एमिकेबली यानी सौहार्दपूर्वक सुलझाया जाता है। वहां सिर्फ बात मानना काफी नहीं, एक दोस्ताना माहौल बनाना पड़ता है। ये फर्क तो वाकई बहुत अहम है। अच्छा, अब एक ऐसा शब्द है जिसने मुझे हमेशा कंफ्यूज किया है। अमोरल। अमोरल, हाँ। नैतिकता रहित। मैं हमेशा इसे इमोरल यानी अनैतिक का सिनोनिम समझता था। क्या इनमें कोई बड़ा फर्क है? ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है, लेकिन इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। इसे एक खेल के उदाहरण से समझते हैं। एक इमोरल या अनैतिक खिलाड़ी वो है जो खेल के नियम जानता है पर जीतने के लिए चीटिंग करता है। हाँ, जानबूझकर चीटिंग करता है। लेकिन एक अमोरल व्यक्ति वो है जिसे खेल के नियम पता ही नहीं है या उसके लिए सही गलत का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कोई छोटा बच्चा या कोई जानवर। बिल्कुल, वो नैतिक नियमों के दायरे से ही बाहर है। तो इमोरल होना नियमों को तोड़ना है, जबकि एमोरल होना नियमों के अस्तित्व से ही अनजान होना है। यस। ये एक गहरी दार्शनिक बात है। समझ गया। ये तो एक व्यक्ति के नैतिक कंपास की बात हुई। लेकिन जब ये सोच बड़े पैमाने पर फैलती है और लोग व्यवस्था को ही नकारने लगते हैं, तो हम शायद अगले शब्दों के समूह तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शब्द हैं एनार्किस्ट और एनार्की। बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया आपने। एक एनार्किस्ट यानी अराजकतावादी वो व्यक्ति है जिसकी विचारधारा ये है कि सरकार, कानून और किसी भी तरह का बाहरी नियंत्रण गलत और अनावश्यक है। ये तो परम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हुई। हाँ, लेकिन जब ये विचारधारा हकीकत बनती है तो वो स्थिति कहलाती है एनार्की यानी अराजकता। एक ऐसी सामाजिक अवस्था जहाँ कोई नियम कानून नहीं, कोई सरकार नहीं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास नहीं है? कैसा? एनार्किस्ट तो अपनी आजादी चाहता है, लेकिन एनार्की की स्थिति में जहाँ कोई नियम नहीं, क्या किसी की भी आजादी सुरक्षित रह पाएगी? वो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति हो जाएगी। यही तो इस विचारधारा का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक अराजकतावादी का सपना होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लेकिन उसका नतीजा यानी अराजकता अक्सर ऐसी स्थिति पैदा कर देता है जहां ताकतवर कमजोर की आजादी छीन लेता है। आदर्श और यथार्थ के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और शायद इसी अराजकता से बाहर निकलने या समाज को एक दूसरा मौका देने के लिए अगला शब्द काम आता है, एमनेस्टी। आम माफी। हाँ, आम माफी।
स्रोत में लिखा है कि ये खास तौर पर राजनीतिक अपराधियों को दी जाती है। हाँ, एमनेस्टी एक तरह का सामाजिक रीसेट बटन है। जब कोई देश किसी बड़े संघर्ष या गृह युद्ध से गुजरता है तो शांति स्थापित करने के लिए सरकार अक्सर बागियों या राजनीतिक कैदियों को आम माफी दे देती है, एक नई शुरुआत करने के लिए। हाँ, ये कहने के लिए कि चलो जो हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। ये व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने का एक शक्तिशाली जरिया है। और चाहे अराजकता हो, माफी हो या कोई और जटिल सामाजिक स्थिति, इन सब को समझने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है हमारा अगला शब्द, एनालिसिस। हाँ, विश्लेषण। बिल्कुल। हमने अराजकता और माफी की बात की। ये दोनों ही बहुत जज्बाती और जटिल सामाजिक स्थितियां हैं, और यहीं पर एनालिसिस जैसा टूल काम आता है। ये हमें भावनाओं से हटकर किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े करके उसके क्यों और कैसे को समझने में मदद करता है। एक तरह से ये अराजकता में व्यवस्था खोजने का तरीका है। क्या बात है, आपने बहुत अच्छा कहा। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो एक्शन या बदलाव को दिखाते हैं। एक बहुत प्यारा सा शब्द है एम्बल। एम्बल मतलब धीरे धीरे आराम से टहलना। ये शब्द सुनते ही दिमाग में किसी पार्क में शाम को टहलने की तस्वीर बन जाती है। सही बात है। और इसी धीमी चाल के बिल्कुल उलट एक बहुत ही सक्रिय और सकारात्मक शब्द है अमीलियरेट। अमीलियरेट, सुधार करना। ये सिर्फ चेंज या इम्प्रूव जैसा नहीं है। इसकी खासियत ये है कि इसका इस्तेमाल किसी खराब, तकलीफदेह या अन्यायपूर्ण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए होता है। अच्छा, तो इसका एक खास संदर्भ है? हाँ, जैसे गरीबी कम करने के लिए नीतियां बनाना या किसी के दर्द को कम करने की कोशिश करना, ये एक उद्देश्यपूर्ण सुधार है। शारीरिक स्थितियों से जुड़े भी दो शब्द हैं। पहला है अमनीजिया, स्मृति भ्रंश। हाँ, स्मृति भ्रंश। सीधी भाषा में कहें तो याददाश्त का चला जाना। ये तो फिल्मों में बहुत देखा है। हाँ, और दूसरा शब्द है एम्प्यूटी। वो व्यक्ति जिसका कोई अंग जैसे हाथ या पैर ऑपरेशन से हटाया गया हो। अब ये दोनों शब्द एमनीजिया और एम्प्यूटी पहली नजर में अलग अलग लगते हैं, पर दोनों ही किसी न किसी तरह के लॉस या क्षति की बात करते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक में यादों का, पहचान का लॉस है, तो दूसरे में शरीर के एक हिस्से का। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि इंसान का जीवन कितना नाजुक हो सकता है। एक बहुत ही संवेदनशील नजरिया है। अब जरा ज्ञान और संरचना की दुनिया में चलते हैं। चलिए। यहाँ पहला शब्द है एनाटॉमी, मतलब शरीर रचना विज्ञान, किसी जीव के शरीर की बनावट का अध्ययन। हाँ, और एनाटॉमी का मतलब है किसी चीज को खोलकर उसके पुर्जे पुर्जे अलग करके समझना कि वो कैसे काम करती है। ठीक है। और दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान को समझने का एक और तरीका इसके ठीक उल्टा है, जो हमारा अगला शब्द है, एनालॉजी, सादृश्य या उपमा। हाँ, एनाटॉमी में हम चीजों को तोड़ते हैं, एनालॉजी में हम दो अलग अलग चीजों को जोड़कर उनके बीच की समानता दिखाते हैं। ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब एक तरीका है विश्लेषण यानी एनाटॉमी और दूसरा है संश्लेषण यानी एनालॉजी। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। हाँ, ये एक एनालॉजी है। बिल्कुल। हम एक जटिल चीज यानी दिमाग को समझने के लिए एक जानी पहचानी चीज यानी कंप्यूटर का सहारा ले रहे हैं। ये सीखने और सिखाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। और इसी तरह शब्दों की संरचना के साथ खेलने का एक मजेदार तरीका है एनाग्राम, शब्द परिवर्तन वाले खेल। हाँ, जब एक शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करके एक नया शब्द बना दिया जाए, जैसे लिसन से साइलेंट बन जाता है। अरे वाह, एक ही अक्षरों से दो कितने अलग मतलब वाले शब्द। ये दिखाता है कि कैसे उन्हीं चीजों को अलग तरह से देखने पर पूरा मतलब बदल सकता है। सही बात है। और जानकारी को दिलचस्प बनाने का एक और तरीका है एनेक्डोट, किस्सा। हाँ, किस्सा। ये किसी विषय पर एक छोटी पर्सनल कहानी होती है। ये तथ्यों को यादगार बनाने का एक जबरदस्त जरिया है। कैसे? किसी को ये बताने के बजाय कि धूम्रपान से हर साल 80 लाख लोग मरते हैं, अगर आप किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनाएं जिसकी जिंदगी इससे प्रभावित हुई, तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। बिल्कुल, यही एक एनेक्डोट की ताकत है। अब हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका दायरा बहुत बड़ा है या जिनके मतलब बहुत विविध हैं, जैसे कि एंकर। एंकर, इसके दो मतलब दिए गए हैं। एक तो जहाज का लंगर जो उसे एक जगह स्थिर रखता है, और दूसरा टीवी का न्यूज एंकर। ये दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे लगते हैं। और क्या ये दिलचस्प नहीं है? बहुत ज्यादा। एक ही शब्द में कितना सुंदर तनाव छिपा है। एक तरफ लंगर है
जो स्थिरता, ठहराव और सुरक्षा का प्रतीक है। और दूसरी तरफ न्यूज़ एंकर है, जो हमें लगातार बदलती अशांत दुनिया की खबरों की धारा से जोड़ता है। सही है। ऐसा लगता है जैसे भाषा हमें बता रही हो कि खबरों के इस तूफानी समुंदर को समझने के लिए भी हमें एक स्थिर बिंदु, एक भरोसेमंद एंकर की जरूरत होती है। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। है ना कमाल की बात। इसी तरह का दो दुनियाओं वाला एक और शब्द है, एम्फीबियंस। उभयचर जीव। हाँ, वो जानवर जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। और देखिए यहाँ फिर से वही एम्फी वाला आइडिया लौट कर आ गया। अरे हाँ, एम्फीबियन में एम्फीबी दोनों का ही मतलब देता है, दोनों दुनियाओं में जीने की क्षमता। ये शब्द हमें अनुकूलन और लचीलेपन के बारे में सिखाता है। एंशिएंट, प्राचीन। हाँ, बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ। ये एक बहुत सीधा साधा शब्द लगता है। सीधा साधा है पर बहुत गहरा है। ये शब्द हमें डीप टाइम यानी समय की अथाह गहराई का एहसास कराता है। ये हमें हमारे अपनी जिंदगी से बहुत पीछे इतिहास और पूर्व इतिहास से जोड़ता है। जब हम किसी एंशिएंट रूइन या प्राचीन खंडहर को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी अपनी परेशानियां और हमारी दुनिया कितनी नई और क्षणिक है। ये शब्द हमें एक जरूरी पर्सपेक्टिव देता है। बिल्कुल। एलियन। अब सुनने में तो लगता है कि हम किसी दूसरे ग्रह के प्राणी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो हरे लोग, यूएफओ वाले। हाँ, पर मजे की बात यह है कि 100-200 साल पहले एलियन का मतलब बस एक विदेशी या बाहरी व्यक्ति होता था, एक कानूनी शब्द। सही कहा। लेकिन साइंस फिक्शन के आने से इसका मतलब पूरी तरह बदल गया। आज ये शब्द हमारे अजनबी के डर को दिखाता है, चाहे वो दूसरे देश का हो या दूसरे ग्रह का। वाह, मतलब भाषा हमारे सामूहिक डर के साथ इवॉल्व होती है। बिल्कुल, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो एलियन हुआ वो जो किसी समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन लिस्ट में एक ऐसा शब्द भी है जो इसका ठीक उल्टा है, जो अपनेपन की बात करता है, अलुमिनस। हाँ, अलुमिनस यानी किसी स्कूल या कॉलेज का पूर्व छात्र। एलियन आपको एक देश या समाज से बाहर करता है, जबकि अलुमिनस आपको एक संस्था से हमेशा के लिए जोड़ देता है। और इसी से जुड़ा है शब्द अल्मा माटर। हाँ, जिसे हम फॉर्मल हिंदी में जननी विद्यापीठ कहते हैं, पर असल में तो हम सब इसे अपना पुराना कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कुछ माँ जैसा है शायद। हाँ, पोषण करने वाली माँ। ये दिखाता है कि हम अपनी शिक्षा को कितना भावनात्मक महत्व देते हैं। क्या बात है। यानी एक शब्द हमें पराया बनाता है और दूसरा हमें एक एकेडमिक परिवार का हिस्सा। अब लोगों के काम करने के तरीके पर आते हैं। लिस्ट में एक शब्द है अमैटर, शौकिया। हाँ, हम इसे अक्सर शौकिया या गैर पेशेवर के तौर पर देखते हैं, कभी कभी थोड़ी नीची नजर से भी। हाँ, पर यह बहुत दिलचस्प है कि अमैटर शब्द लैटिन के अमारे से आया है, जिसका मतलब है प्यार करना। अच्छा। इसका असली मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई काम पैसे के लिए नहीं बल्कि उसे करने के प्यार के लिए करता है, पैशन के लिए। लेकिन आज इसका मतलब कम कुशल हो गया है। हाँ, जो दिखाता है कि हमारी दुनिया ने प्रोफेशनलिज्म को पैशन से कितना ऊपर रख दिया है। ये तो सोच बदलने वाली बात है। और पैशन से ही जुड़ा एक और खूबसूरत शब्द है अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। और यहाँ भी एक छिपी हुई कहानी है। अल्ट्रुइज्म शब्द 19वीं सेंचुरी में ही घड़ा गया था। इससे पहले दूसरों की निस्वार्थ मदद को धर्म या कर्तव्य से जोड़कर देखा जाता था। अच्छा, मतलब ये एक नया कॉन्सेप्ट है। एक तरह से हाँ। इस शब्द का बनना ये दिखाता है कि समाज ने कैसे निस्वार्थ भाव को एक धर्मनिरपेक्ष मनोवैज्ञानिक गुण के रूप में देखना शुरू किया। ये धार्मिक कर्तव्य से हटकर इंसानियत का एक गुण बन गया। वाह, मतलब भाषा सिर्फ दुनिया नहीं दिखाती, बल्कि ये भी दिखाती है कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल रहा है। बिल्कुल। अब एक आखिरी शब्द जो इंसानों से जुड़ा है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक है, एम्बीडेक्स्ट्रस, उभय कुशल, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को एक जैसी कुशलता से इस्तेमाल कर सके। अब सवाल ये उठता है कि भाषा को इतनी बारीकियां पकड़ने की क्या जरूरत है? शायद इसलिए कि जो चीजें समाज में दुर्लभ होती हैं, हम उन्हें नाम देकर एक खास पहचान देते हैं। ये हमें इंसानी क्षमताओं की डाइवर्सिटी को समझने में मदद करता है। तो हमने देखा कि भाषा कैसे लोगों को उनके समाज से रिश्ते, उनके काम करने के मोटिव और यहाँ तक कि उनके शारीरिक गुणों के आधार पर क्लासिफाई करती है। अब देखते हैं कि भाषा हमारे एब्स्ट्रैक्ट विचारों और साहित्य को कैसे आकार देती है। जैसे हमारी लिस्ट में एक शब्द है एलेग्री, रूपक कथा। हाँ, ये एक कहानी कहने का वो तरीका है जहाँ किरदार और घटनाएं असल में किसी बड़े विचार का प्रतीक होती हैं। जैसे न्याय, लालच या आजादी, ये विचारों को एक ठोस रूप देने का एक साहित्यिक तरीका है। और मुझे लगता है इसका एक अच्छा साथी है
एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, दोनों ही लिटरेचर के टूल्स हैं, पर काम करने का तरीका कितना अलग है। बिल्कुल, एलेगोरी कहानी के अर्थ के लेवल पे काम करती है, जबकि एलिट्रेशन वो तो ध्वनि के लेवल पे काम करती है। हाँ, जैसे शी सेल्स सी शेल्स। सही, यहाँ मतलब से ज्यादा अहमियत उस ध्वनि की लय की है जो सुनने में अच्छी लगती है और आसानी से याद रह जाती है। ये तो विज्ञापनों में बहुत इस्तेमाल होता होगा। विज्ञापन और राजनीति में भी, ताकि संदेश दिमाग में चिपक जाए। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ मतलब नहीं बल्कि संगीत भी है। और कभी-कभी लेखक जानबूझकर कुछ ऐसा लिखते हैं जो साफ नहीं होता। यहीं पर शब्द आता है एम्बिग्युअस, अस्पष्ट। हाँ, जिसके एक से ज्यादा मतलब निकाले जा सकें। और ये एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता एक दो-धारी तलवार है ना? बिल्कुल। रोजमर्रा की बातचीत में हम इसे पसंद नहीं करते, हमें क्लैरिटी चाहिए, लेकिन कविता या एक एलेगरी में यही अस्पष्टता उसे गहरा बनाती है, पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, तो भाषा हमें स्पष्टता और अस्पष्टता दोनों के लिए टूल्स देती है। सवाल ये है कि हम कब और क्यों किसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट विचारों को एलेगोरी के जरिए एक रूप दिया जाता है, वैसे ही कुछ जगहें और चीजें भी अपने आप में एक प्रतीक बन जाती हैं। अब हम कुछ ठोस चीजों और जगहों की बात करते हैं। पहला शब्द है ऑल्टर, यानी वेदी। चर्च या मंदिर में वो खास जगह जहां भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। और अब इसकी तुलना करें एक और शब्द से, एम्बियंस। परिवेश, माहौल। हाँ, किसी भी जगह का ओवरऑल कैरेक्टर या एटमॉस्फेयर। दिलचस्प बात यह है कि एक चर्च का ऑल्टर उस जगह के एम्बियंस को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक शब्द स्पेसिफिक है, दूसरा जनरल। और इसी तरह आल्मनाक यानी पंचांग, ये एक भौतिक वस्तु है, एक किताब जो समय जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को व्यवस्थित करती है। वो हमें बताती है कि त्योहार कब है, सूर्योदय कब होगा। ये समय को पकड़ने और उसे समझने की इंसानी कोशिश का प्रतीक है। बिल्कुल। अब एक ऐसा शब्द जो बहुत ही वैज्ञानिक लगता है, एल्यूवियम। जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। पर ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये सभ्यता की नींव है। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उपजाऊ कृषि भूमियां, चाहे वो मिस्र में नील नदी का डेल्टा हो या हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, वो सब इसी जलोढ़ मिट्टी पर बनी थी। हाँ, तो ये एक भूवैज्ञानिक शब्द असल में मानव इतिहास और विकास की कहानी कहता है। एक शब्द में हजारों साल का इतिहास छुपा है। कमाल है। मतलब जिस मिट्टी को हम पैरों तले रौंदते हैं, भाषा उसे सभ्यता की नींव का दर्जा देती है। बिल्कुल। और अब आते हैं गतिविधियों और मापों पर। हमारी दुनिया मापने और नापने से भरी पड़ी है, जैसे एल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई, और इसे मापने वाले यंत्र को कहते हैं एल्टीमीटर। इन दोनों शब्दों को एक साथ देखिए तो भाषा की एफिशिएंसी पता चलती है। एल्टीट्यूड यानी कॉन्सेप्ट और एल्टीमीटर यानी उसे मापने का टूल। और इसी से जुड़ा है एल्पिनिज्म, पर्वतारोहण। एक ऐसी गतिविधि है जिसका पूरा मकसद ही एल्टीट्यूड हासिल करना है। ये शब्द दिखाते हैं कि इंसान की ऊंचाई को जीतने की इच्छा कितनी प्रबल रही है। लेकिन हर कोई ऊंचाई और गति का दीवाना नहीं होता जी। कुछ लोग इससे डरते भी हैं। ओके। और हमारे पास उस डर के लिए भी एक बहुत स्पेसिफिक शब्द है, अमैक्सोफोबिया। किसी गाड़ी में सवारी करने का डर। मुझे हमेशा से हैरानी होती है कि इतने खास डर के लिए भी एक शब्द क्यों है। क्या ये डर इतना आम है? ये एक बड़ा सवाल है। शायद जब हम किसी डर को एक नाम दे देते हैं तो वो अनजाना नहीं रहता, उसे समझना, उसका इलाज करना आसान हो जाता है। और एल्पिनिज्म और अमैक्सोफोबिया एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। बिल्कुल। एक में इंसान जानबूझकर खतरे और गति की ओर जा रहा है और दूसरे में वो रोजमर्रा की गति से भी डर रहा है। भाषा इन दोनों एक्सट्रीम इंसानी अनुभवों को दर्ज करती है। हाँ। और अंत में एक अलग तरह का माप, जो न ऊंचाई मापता है न गति, बल्कि एक रिश्ते के खत्म होने को मापता है, एलिमनी। तलाक के बाद दिया जाने वाला गुजारा भत्ता। ये शब्द दिखाता है कि भाषा को सामाजिक और कानूनी सच्चाइयों के लिए भी कितने सटीक शब्दों की जरूरत होती है। और ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, ये एक सामाजिक अनुबंध के टूटने को दिखाता है और उसकी जिम्मेदारियों को एक वित्तीय रूप देता है। ये शब्द प्यार और रिश्ते जैसी भावनात्मक चीजों के कानूनी और आर्थिक पहलू को दिखाता है। तो आज हमने ए अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के सहारे ये समझने की कोशिश की कि भाषा हमारी दुनिया को कैसे कैटेगराइज करती है,
इंसानों से लेकर जगहों तक और विचारों से लेकर हमारे डरों तक। हर शब्द एक लेंस की तरह है जो हमें दुनिया का एक खास नज़ारा दिखाता है।